हेलो दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे, समकालीन विश्व में सुरक्षा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुरक्षा सभी प्रकार के खतरों से आज़ादी सुरक्षा कहलाती है। देखो भाई, हमारे आसपास जितने भी खतरे होते हैं उन सभी से हमको मुक्ति मिल जाए तो वही स्थिति सुरक्षा कहलाती है। सुरक्षा की दो धारणाएं होती है, पहली पारंपरिक, दूसरी गैर पारंपरिक। पारंपरिक धारणा, इसमें दो प्रकार की सुरक्षा आती है, आंतरिक और बाहरी। बाहरी सुरक्षा वह सुरक्षा होती है जिसमें देश के बाहर से जो खतरे आते हैं उनसे सुरक्षा करनी होती है। इस प्रकार के जो खतरे होते हैं, ये खतरे देश की आज़ादी, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें खतरे के स्रोत सैन्य आक्रमण या बाहरी आक्रमण होता है, मतलब कोई दूसरा देश इसमें आक्रमण करता है। उदाहरण के लिए किसी देश पर बाहरी सेना द्वारा हमला होना, मतलब कि जैसे पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करता रहता है। दूसरा, सीमा विवाद। बाहरी सुरक्षा में दूसरा देश किसी देश की सीमा पर नियंत्रण करना चाहता है, जैसे भारत और चीन के बीच में सीमा को लेकर लड़ाई चलती रहती है। मतलब चाइना भारत के सीमा पर अपना नियंत्रण करना चाहता है, जिस कारण दोनों देशों के बीच में विवाद चलता है। तो इस प्रकार का जो विवाद होता है वो सीमा विवाद कहते हैं उसे। ये विवाद बाहरी सुरक्षा के अंतर्गत आता है। आंतरिक सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा का अर्थ है किसी देश के भीतर की सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना, देश में शांति बनाए रखना, देश में अलगाववादी आंदोलन या जातीय संघर्ष, सांप्रदायिक हिंसा आदि पर कंट्रोल करना या उन पर काबू करना। गैर पारंपरिक धारणा, सुरक्षा की पहली पारंपरिक धारणा थी, दूसरी है गैर पारंपरिक धारणा। इस प्रकार की सुरक्षा में उन खतरों को शामिल किया जाता है जो एक देश को नहीं बल्कि पूरे विश्व को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग पूरे विश्व को प्रभावित करती है, महामारी, प्राकृतिक आपदाएं, आतंकवाद, शरणार्थियों की समस्या, वैश्विक निर्भरता। इन टॉपिकों को हम एक एक करके वो करते हैं। पहला, ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने से वायुमंडल की जो ऊपरी परत है, ओजोन गैस, वायुमंडल में हमारे ओजोन गैस की एक पतली सी परत है, इस परत पे छेद होता जा रहा है ग्रीन हाउस गैसों के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने की वजह से, जिस कारण सूरज से आने वाली जो हानिकारक परावैंगनी किरणें होती है वे किरणें पृथ्वी पर सीधे रूप से आती है। जो ओजोन गैसें होती है वो है ना, परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, ये वापस रिफ्लेक्ट कर देती है उन्हें। लेकिन जब ओजोन परत में छेद हो रहा है तो जिस कारण जो परावैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी पर प्रत्यक्ष रूप से आ रही है, जिस कारण से अंटार्कटिका महाद्वीप की, मतलब पृथ्वी पर तापमान क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिससे अंटार्कटिका महाद्वीप की बर्फ पिघल रही है, जिस कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। और अगर ये ऐसे ही बढ़ता गया तो समुद्र के आसपास के जो देश है ना वो डूबने के क्षेत्र में आ जाएंगे, जिससे काफ़ी सारी समस्या उत्पन्न हो सकती है। हमारा अगला पॉइंट है आतंकवाद। आतंकवाद अगर देखा जाए तो ऐसे लोगों का संगठन होता है जो बिना किसी उद्देश्य के किसी भी देश पर बमबारी वार कर देता है। एक संगठित और सुनियोजित हिंसक गतिविधि है जिसका उद्देश्य समाज में भय और अराजकता फैलाना होता है। यह हिंसा आमतौर पर राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक कारणों से भी होती है। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है जो न केवल किसी एक देश को बल्कि पूरे दुनिया को प्रभावित करता है। इससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ठोस नीतियों की आवश्यकता पड़ती है।
अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े संगठन बना देंगे और उन्हें मजबूत कर देंगे तो उसके जरिए आतंकवाद से निपटा जा सकता है। पहले आतंकवाद पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन 2001 के 9/11 का जो हमला अमेरिका पे हुआ था, जब से आतंकवाद पे विशेष ध्यान दिया जाने लगा। आतंकवाद से निपटने के उपाय: पहला, सुरक्षा एजेंसियों को मजबूत करना। अंतर्राष्ट्रीय जो सुरक्षा एजेंसी है, अगर वो मजबूत हो जाएगी तो आतंकवाद से निपटा जा सकता है। आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों को सख्त बनाना आवश्यक है, ताकि वे आतंकवादी गतिविधियों को समय रहते रोक सके। दूसरा पॉइंट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है जिससे निपटने के लिए सब वैश्विक स्तर पर सभी देशों को एक साथ आना चाहिए, सूचनाओं का आदान प्रदान करना चाहिए, एक दूसरे के का साथ देना चाहिए अगर आतंकवाद को पूर्ण रूप से हटाना। तो कट्टरपंथी विचारधाराओं से निपटना। समाज में शिक्षा और जागरूकता और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा देकर कट्टरपंथी विचारधाराओं से निपटा जा सकता है। अगला, महामारी ऐसी बीमारी होती है जो कई देशों को प्रभावित करती है, जैसे HIV, एड्स, हैजा, चेचक आदि। कोरोना भी एक प्रकार की महामारी है जो कई सारे देशों को प्रभावित करती है। प्राकृतिक आपदाएं, ऐसी आपदा जो प्राकृतिक रूप से आती है और बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाती है, प्राकृतिक आपदा कहलाती है। उदाहरण के लिए सुनामी, बाढ़, भूकंप आदि। अगला, शरणार्थी, वे व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जो युद्ध, हिंसा या उत्पीड़न या कोई भी समस्या के कारण अपना देश छोड़ देते हैं और दूसरे देश में जीवन की तलाश में मतलब रहने के लिए चले जाते हैं, लेकिन दूसरे देश की जो सरकार होती है वो उन्हें नागरिकता नहीं देती, जिस कारण से इन लोगों को सीमा पर झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। इन्हीं लोगों को शरणार्थी कहा जाता है। शरणार्थियों की स्थिति। शरणार्थियों को आम तौर पर अस्थायी शिविरों में रखा जाता है। यहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी होती है, जैसे इनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, इन्हें शिक्षा, रोजगार वगैरह प्राप्त नहीं हो पाता। वे अपने अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और रोजगार तक सीमित पहुंच का सामना करते हैं। मतलब इन्हें शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया, इन अधिकारों की प्राप्ति करने में भी इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शरणार्थी संकट अक्सर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तनाव का कारण बनता है। मतलब कि जो शरणार्थी खासकर उन देशों में जो बड़े पैमाने पर शरणार्थियों को स्वीकार करते हैं, मतलब कि जिन देशों में जो देश शरणार्थियों को स्वीकार कर लेते हैं, मतलब शरणार्थियों को अपने देश में रख लेते हैं, उन देशों में जो जनता होती है वो आंदोलन वगैरह करती है कि क्योंकि कोई भी देश है उसमें कोई बाहर के लोग आ गए तो जनसंख्या बढ़ेगी तो आर्थिक स्थिति पे प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा, तो वहाँ की जनता इस बात का विरोध करती है, जिस कारण से देश में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला, शरणार्थियों की सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शरणार्थियों के अधिकार को रक्षा करती है। मतलब शरणार्थियों के अधिकार की रक्षा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक एजेंसी बनाई है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी। इनका काम होता है विश्व स्तर पर कोई भी अगर शरणार्थी है तो उनको सहायता मुहैया कराना। 1991 का शरणार्थी सम्मेलन, ये सम्मेलन शरणार्थियों को सुरक्षा, गैर निर्वासन और अन्य अधिकार प्रदान करने का अंतर्राष्ट्रीय कानून। मतलब कि 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक कानून बनाया था जिसके तहत कहा गया था कि पूरे विश्व में कहीं पर भी शरणार्थी है तो उनको इस कानून के तहत सुरक्षा दी जाएगी। वैश्विक निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लाखों लोग बुनियादी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। यह आर्थिक असमानता की एक गंभीर समस्या है जो संसाधनों की असमान वितरण, अवसरों की कमी और सामाजिक असमानताओं के कारण उत्पन्न होती है। वैश्विक निर्धनता एक जटिल और बहुआयामी समस्या है जो मानवता के विकास और समृद्धि में एक बड़ी बाधा है।
इसे समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सतत विकास नीतियाँ और समावेशी विकास की आवश्यकता है। मतलब कि वैश्विक निर्धनता विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। कहा जाता है कि आने वाले समय में जो गरीब देश है वो और ज़्यादा गरीब हो जाएगा, क्योंकि उन देशों की जनसंख्या है ना वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी और इन देशों में खाद्यान्न की कमी भी हो जाएगी, जिस कारण से गरीब देशों में गरीबी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। इसलिए गरीबी को भी एक प्रकार से खतरे के नए स्रोत में या गैर पारंपरिक सुरक्षा में शामिल करा गया। सहयोगमूलक सुरक्षा। सहयोगमूलक सुरक्षा ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें हथियारों का प्रयोग केवल आतंकवाद के लिए किया जाए। अगर किसी देश के भी मतलब दो देशों में आपस में लड़ाई हो गई तो उनके बीच में बातचीत के द्वारा ही उन विवादों को सुलझाया जाए, हथियारों का प्रयोग ना किया जाए। इसे ही सहयोगमूलक सुरक्षा की प्रमुख विशेषता। सहयोगमूलक सुरक्षा की पहली व्यवस्था क्या है? सहयोगमूलक सुरक्षा के तहत साझा सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। मतलब सहयोगमूलक सुरक्षा के तहत क्या होता है, सभी देश एक साथ मिलकर रहते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करते और सुरक्षा स्थापित करने में सभी देश मिलजुल कर काम करते हैं। दूसरा, हथियारों का सीमित उपयोग। सहयोगमूलक सुरक्षा में आपसी विवादों में हथियारों का उपयोग नहीं करा जाता। हथियारों का प्रयोग या तो आतंकवाद के लिए या आपातकालीन स्थिति में ही करा जाएगा। दूसरा, बातचीत और कूटनीति। सहयोगमूलक सुरक्षा के तहत बातचीत के तहत विवादों को शांतिपूर्वक निपटाया जाता है। भारत की सुरक्षा रणनीति के 4 प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? अब देखो, भारत की सुरक्षा रणनीति के पहला सिद्धांत सैन्य क्षमता को मजबूत करना है। इसमें भारत का कहना है कि भारत को अपने पड़ोसी देशों से हमेशा खतरा रहता है, इसलिए उसे अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना चाहिए। इसलिए भारत ने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण और 1998 में 5 परमाणु परीक्षण करके अपना आपको परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मजबूत करना। भारत की सुरक्षा रणनीति का दूसरा घटक है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मजबूत करना, क्योंकि भारत का मानना है कि वैश्विक स्तर पर सुरक्षा जब भी स्थापित की जा सकती है जब वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन मजबूत होते हैं। आंतरिक विवादों को सुलझाना। भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक है आंतरिक विवादों को सुलझाना, क्योंकि भारत का कहना है कि कोई भी देश जब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उसके अंदरूनी समस्या उसके देश में अंदरूनी समस्या उत्पन्न होती है। अगला, आर्थिक विकास और आर्थिक और सामाजिक विकास। भारत का मानना है कि कोई भी देश आर्थिक और सामाजिक विकास के बिना सुरक्षित नहीं हो सकता। रासायनिक हथियार संधि। रासायनिक हथियार संधि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य है कि रासायनिक हथियारों के बनाने पर, उनका प्रयोग करने पर रोक लगाई जाए। ये संधि 29 अप्रैल 1997 को लागू हुई थी और इसके तहत रासायनिक हथियारों पर रोक लगाई गई थी। जैविक हथियार संधि BWC। जैविक हथियार संधि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसे 1972 में बनाया गया था और 26 मार्च 1975 में प्रभावी हुई थी। इसके तहत कहा गया कुछ जैविक जो हथियार बनाए जाते हैं इन हथियारों पर रोक लगाई जाए, इनके प्रयोग पर भी रोक लगाई जाए। अगला, परमाणु अप्रसार संधि NPT का पूरा नाम परमाणु अप्रसार संधि है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये 1968 में बना था और 1970 से प्रभावी हो गया। इस संगठन का कहना था कि कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं बना सकता। हाँ, 1960 से पहले जिन देशों ने परमाणु हथियार बना लिए उन्हीं देशों को परमाणु संपन्न देश घोषित किया जाएगा और उसके बाद जो भी परमाणु हथियार बनाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।